नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल त्रिनेत्र अकेडमी पर। दोस्तों, आज फिर आपके समक्ष लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट का संपूर्ण ज्योग्राफी और उसकी चल रही टॉपिक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। वीडियो को बड़े ध्यान से और अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना। भाग 1, अपवाह तंत्र। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपवाह प्रतिरूप में जब नदियाँ किसी पर्वत शिखर से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो क्या कहलाती है? अरीय प्रतिरूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? उत्तरी मैदानों की गंगा सिंधु प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो उद्गम स्थल कहाँ है सिंधु नदी का? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरसू हिमनद सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है, जिसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंच नदी की कौन सी नदी केवल भारत में बहती है और पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है? व्यास नदी। दोस्तों, ये तीनों टॉपिक ही भारत के भूगोल से संबंधित है, जो कि एक ईजी टॉपिक बन जाता है, क्योंकि आज तक अपन ने भारत और राजस्थान का भूगोल काफ़ी बार पढ़ा है, तो ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन जो इसके अलावा लगभग 70% जो भूगोल है वो भूगोल है जो कि भूगोल का एक मेन पार्ट होता है, जो कि 10वीं के बाद में 11वीं 12वीं में चलता है और आगे भी चलता है अगर किसी के पास में भूगोल सब्जेक्ट हो तो। और उसको ही ध्यान में रखते हुए इस लैब असिस्टेंट के लिए हमने उन सभी टॉपिक से संबंधित वीडियो बनाए हैं, और आगे भी जितने भी इसमें टॉपिक है उन सभी टॉपिकों को वीडियो के ज़रिए हम पूरा करेंगे। तो वीडियो को आप देखा करो, और अगर किसी ने इसी वीडियो से शुरू किया है तो पीछे की वीडियो भी एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद नदी को गंगा नाम कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के पास से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है प्रायद्वीप भारत की, और इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा या वृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा या वृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को ही जाना जाता है, जो कि महाबलेश्वर नहीं बल्कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? कावेरी नदी। अगर महाबलेश्वर की पहाड़ी की बात करें तो कृष्ण नदी निकलती है महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस प्रकार की घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक पठार से किन 2 प्रमुख विपरीत दिशाओं में बहने वाली नदियों का उद्गम होता है? तो बात करें सोन नदी, जो कि उत्तर में बहती है, और नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम में बहती है। उत्तर में ये बहकर कहाँ जाती है? ये जाती है बंगाल खाड़ी में, और नर्मदा नदी जाती है अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात किस राज्य में है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ जाकर समाप्त या विलुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, दलदल में। अगला क्वेश्चन है, शोक नदी किसे कहा जाता है? शोक नदी कहा जाता है दामोदर नदी को, और बंगाल का शोक कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसे किसका शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र हिमालयी नदियों की तुलना में कैसा है? आधुनिक पुराना प्रौढ़ अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर किस नदी द्वारा बनाया जाता है? नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? नर्मदा नदी से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा के बजाय ज्वार नदबुक बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ किस प्रकार की नदियाँ हैं? 12मासी नदियाँ हैं जो साल भर बहती है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में? महाराष्ट्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण नदी
की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी है। अगला क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। अगला क्वेश्चन है, शारदा नदी को मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है? चोका या काली नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील जहां विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है, किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील ओडिशा किस प्रकार की झील का सबसे बड़ा उदाहरण है? लैगून झील का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। भाग 2 है, भारत की जलवायु। क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन की सामान्य तिथि केरल तट पर क्या है? 1 जून। अगर बात करें भारत में सबसे पहले कौन सी मानसूनी हवा प्रवेश करती है, तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी शाखा, और ये 25 मई को जो अंडमान निकोबार है वहाँ प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन है, अल्निनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? अल्निनो एक गर्म जलधारा है और मानसून को कमज़ोर कर देता है ये, जिससे सूखा पड़ने की संभावना बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, लानिनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून अत्यधिक सक्रिय और मजबूत होता है, भारी बारिश, यह एक ठंडी जलधारा है। वैसे ही अगर गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है और लैब्राडोर है ये एक ठंडी जलधारा है। सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत, राजस्थान, पंजाब में होने वाली वर्षा माउट का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून होती है, लगभग 75 से 80%। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है? अरब सागर की शाखा। हमने अभी बात की थी कि सबसे पहले प्रवेश कौन सी शाखा करती है, तो राइट सही आंसर हो जाएगा कौन सी? अरब सागर की शाखा अगर भारत में देखी जाए। और भारत के किसी क्षेत्र की बात करें, जैसे कि अंडमान निकोबार जो कि भारत से लगभग ही बाहर है, तो वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी शाखा, जो कि 25 मई को ही प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु तट कोरोमंडल तट पर अधिकांश वर्षा किस ऋतु में होती है? सर्दियों में लौटते हुए मानसून या मानसून के प्रत्यावर्तन से होती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून के संदर्भ में कैसी है, जिसके कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है? अरब सागर की मानसून शाखा के समानांतर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म, शुष्क और पीड़ादायक हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, काल बैसाखी क्या है? गर्मियों में पश्चिम बंगाल और असम में चलने वाले विनाशकारी आंधी तूफान, जिसे नार्वेस्टर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम में काल बैसाखी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? बारदोली छीड़ा। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा मुख्य रूप से किन राज्यों में होती है? केरल और तटीय कर्नाटक। प्री मानसून बारिश है आम्र वर्षा, केरल और तटीय कर्नाटक में होती है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की बात बौछार किस फसल के लिए लाभदायक है? जो कर्नाटक में होती है, काफ़ी की खेती के लिए यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार भारत के पश्चिमी तट कोंकण और मालबार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन है, मानसून के पीछे हटने का सामान्य समय क्या होता है? अक्टूबर से नवंबर। अगला क्वेश्चन है, क्वार की उमस का संबंध किस ऋतु से है? लौटते मानसून के समय उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण। और ये महीना कौन सा हो जाता है? ये महीना हो जाता है, इसे अक्टूबर की हीट भी कहते हैं, और ये अक्टूबर का महीना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख है, जहां सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, मानसून की विराम या विच्छेद अवस्था को क्या कहते हैं? मानसून के दौरान लगातार कुछ दिनों तक बारिश न होना, शुष्क दौर। अगला क्वेश्चन है, मानसून गर्त का उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकना सीधे तौर पर किसे प्रभावित करता है? वर्षा के स्थानिक वितरण को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला तिब्बत का पठार ग्रीष्म ऋतु में किस रूप में कार्य करता है? ये एक विशाल उष्मा इंजन के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगर इसकी बात करें
जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय पवनों का सिद्धांत मानसूनी हवाओं के संदर्भ में किसने प्रतिपादित किया था? फ्लोन ने। अगला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत को के अनुसार भारत में मानसून के अचानक फटने का कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम आगमन। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला जलवायु के दृष्टिकोण से भारत के लिए क्या प्रमुख कार्य करती है? मध्य एशिया साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन हिस्सों में दैनिक तापमान अंतर सबसे अधिक होता है? थार मरुस्थल, जो कि पश्चिमी राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वार्षिक तापमान अंतर सबसे कम पाया जाता है? केरल में, दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, सोमालियाई धारा का मजबूत होना भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून को और अधिक मजबूत बना देता है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल पर गर्मियों से बनने वाला निम्न वायु दबाव केंद्र मुख्य रूप से किसे अपनी ओर आकर्षित करता है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का सटीक विवरण सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया था? अल मसूदी द्वारा। भाग 3 है, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा से संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों और किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी वनों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, साल, सागौन, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की मुख्य वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है, भारत में जहां 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है और तापमान उच्च रहता है, वहां कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन है, महोगनी, आबनूस और रोजवुड मुख्य रूप से किन वनों के वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तटीय और डेल्टाई क्षेत्रों में खारे पानी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण किस डेल्टा का नाम सुंदरवन पड़ा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, अल्पाइन वनस्पति भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में जहाँ 50 सेमी से कम वर्षा होती है, में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी, बबूल और कैक्टस किन वनों की प्रमुख विशेषता है? कटीले वनों की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में बाघों के संरक्षण के लिए कब शुरू किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था। अगर बात करें एशियाई शेर, ये परियोजना कब शुरू की गई थी? 1972 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1992 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? पेड़ों की कटाई को रोकने से और ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसकी बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हो जाती है कब? 1936 के अंदर, जिम कॉर्बेट के नाम से। और अगर अब की बात करें तो अब इसे किस नाम से जाना जाता है? रामगंगा। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडल नीचे भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है नंदा देवी जीव मंडल नीचे। दोस्तों, नंदा देवी नाम की एक चोटी भी है जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें 7817 किलोमीटर है, वर्ग मीटर है। ये कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में ही है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये जाएगा कंचनजंगा, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8598। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा है? 8 वर्गों में बांटा है। बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक प्रतिशत पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। और ये किसने बांटा है 8 प्रकारों में? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या ICAR विभाग। भारत में क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा अगर कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जो कि 40 से 43% पाई जाती है। और ये प्रश्न काफ़ी बार आपसे पहले कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक प्रतिशत पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इसका सीधा सा संबंध है किससे? तो ये हो जाएगा गंगा, यमुना,
ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान से और उत्तरी भारत के विशाल मैदान से, जिसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अगर उसका क्षेत्रफल ही 7 लाख वर्ग किलोमीटर है तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर नदियाँ, जहाँ नदियों का मैदान है तो वहाँ 100% जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। इसमें ऐसे नहीं बता रखा है, बस इसमें ऐसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। क्योंकि जो नदियों का जो मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ सिर्फ एक ही मिट्टी पाई जाती है, वो होती है जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी भारत की बात करें विशेष तौर पे, उत्तरी भारत में गंगा है, यमुना है, सिंधु है। सिंधु का जो 5 नदियों का संगम, मतलब कि जो पंजाब वाला क्षेत्र है, और आगे जाए अगर जैसे कि असम की तरफ, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। और इन सभी नदियों का जो मैदानी क्षेत्र है ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है और इन मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेगुर मिट्टी। और क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कपासी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को अन्य किन स्थानीय नामों से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है, दक्कन ट्रैप लावा से। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी अधिकता के कारण होता है? आयरन ऑक्साइड, लौह तत्व की के कारण होता है, मतलब Fe, जो लौह तत्व है FeO, इसकी अधिकता से क्या होता है? इसका रंग लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण निक्षालन की प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन है, काजू, चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? लेटराइट मिट्टी। दोस्तों अगर बात करें जो लेटराइट मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये केरल, कर्नाटक और जो प्रायद्वीप क्षेत्र है, नदियों, मतलब ये मिट्टी कब बनती है? ये बनती है जब नदियाँ और मतलब कि जी जो जल के द्वारा अपर्दन होता है, जब नदियों के द्वारा अपर्दन के तौर पर ऊपर की मिट्टी चली जाती है और नीचे की जो पर्वतीय मिट्टी होती है लाल, जिसे अगर लेटराइट का जो अर्थ होता है वो होता है ईंट, मतलब कि ईंट के कलर की मिट्टी, जब वो मिट्टी होती है तो ये मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जो कि उत्पादकता की दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर मिट्टी मानी जाती है। और इसमें बात करें तो अगर कोई फसल हो सकती है तो वो होती है जैसे कि कॉफ़ी, काजू और चाय, बस यही इसमें अच्छी उत्पादकता दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, खादर और बांगर मुख्य रूप से किस मिट्टी के दो उप प्रकार है? तो ये जाएगा जलोढ़ मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश पश्चिमी भाग थार मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? शुष्क या मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, एरिड सॉइल्स। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? समोच्च रेखीय जुताई और सीढ़ीदार खेती। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी विज्ञान की किस शाखा को कहते हैं? मिट्टी के निर्माण और विशेषताओं के विज्ञान अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए खेतों की मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? खेतों में प्रयोग किया जाता है चूना का, मतलब कि चूना का प्रयोग किया जाता है अम्लीय मिट्टी की। जो अम्लीय मिट्टी होती है उसमें अम्लता की जो प्रतिशत होता है, अम्लता की मात्रा को कम करने के लिए या फिर निष्क्रिय करने के लिए। अगर बात करें क्षारीय मिट्टी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें प्रयोग किया जाता है किसका? जिंक का। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मिट्टी की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम या जिंक का, मतलब जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को प्राकृतिक रूप से पूरा करने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? दलहनी फसलें। अगला क्वेश्चन है, कछारी मिट्टी या काप मिट्टी किस मृदा का स्थानीय नाम है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है? पर्वतीय मृदा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में रेह या कल्लर और ऊसर किस प्रकार की मिट्टी के स्थानीय नाम है? लवणीय व क्षारीय मिट्टी। दोस्तों ये थे आज की 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ में आपको हमारा कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस वीडियो को बार बार
देखिए, क्योंकि ये ज़्यादा टॉपिक और ये वीडियो ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इसके अलावा मैंने जितने भी अब से पहले वीडियो कराए हैं उन्हें आप 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टफ है टॉपिक है और वो प्रथम बार में समझ में नहीं आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं एक अच्छे और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।